हेलो दोस्तों। तो आज क्लास 10th का साइंस का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है और बच्चों की जिस हिसाब से रिएक्शंस हैं कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पेपर आया भी है। अगर आपकी मेहनत अच्छी थी, अगर आपने तैयारी की थी तो आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। तो इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आप देखेंगे 20 क्वेश्चंस आपके इसमें एमसीक्यू हैं। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं 6 क्वेश्चन, उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, देन लॉन्ग आंसर हैं 5 नंबर के, और 3 केस स्टडी आती हैं, जो एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो से आती है। तो हम इसको देखते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो आप लोगों को अपना कह सकते हैं एक तरीके से कि पूरा आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे जो मार्क्स हैं वो बिटवीन किस एक रेंज में आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पहले एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। और ये आंसर जितने भी इसके दिए जा रहे हैं ये मेरी एक अपनी न्यूमेरिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग है कि इनके आंसर ये होने चाहिए। तो अगर किसी 1-2 क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर कुछ चेंज है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें केमिस्ट्री से पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। इसमें 4 रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, जिसमें 4 रिएक्शन में से अगर आप देखेंगे तो आपको ये रिएक्शन जो दी हुई हैं, 3 रिएक्शन जो इसमें से हैं वो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही होंगी आपको। जिसमें फर्स्ट रिएक्शन जो है वो आपकी NaCl से है। NaCl और AgNO3 को अगर हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, सेम अगर आप C पार्ट को देखें तो C पार्ट में KNO3 है और H2SO4 है। तो इसमें भी अगर आप देखें H2SO4 K के साथ है और NO3 आपका H के साथ है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एंड थर्ड जो D पार्ट है ZnCl2 और H2S, यहाँ भी अगर आप देखें तो Zn सल्फर के साथ है और Cl आपका H के साथ है। तो ये 3 जो रिएक्शन है A, C और D, तो ये आपकी 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से 3 रिएक्शन एक जैसी है और एक डिफरेंट है। वो डिफरेंट जो है वो है आपकी B, जिसमें कि 2 पार्ट जुड़ रहे हैं, दैट इज CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस, जो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसका आंसर होगा B। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका B जो पार्ट है वो सही होगा। ठीक है, इसके बाद जो चलते हैं सेकंड पार्ट, हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X। X एक प्रोडक्ट है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये रिएक्शन है CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो हमें X मिलता है। तो CaCO3 को जब आप हीट करेंगे तो मिलेगा CaO प्लस CO2। तो यहाँ जो CaO है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्विक लाइम। तो इसका आंसर होगा सेकंड का A, क्विक लाइम इसका आंसर होगा। थर्ड पूछा गया है सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको नेचुरल इंडिकेटर बताने हैं। तो 2 तरीके के इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो मैनमेड हैं, बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज ये आपका आर्टिफिशियल है। तो जहां जहां मिथाइल ऑरेंज यूज हो रहा है आप मान के चलिए वो आपका इसमें आंसर नहीं होगा। तो मिथाइल ऑरेंज यहां पर भी यूज हो रहा है और मिथाइल ऑरेंज यहां पर भी यूज हो रहा है। इसका मतलब A, C और D पार्ट इसका आंसर नहीं होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा B, दैट इज टर्मरिक एंड लिटमस। ये नेचुरल इंडिकेटर हैं, तो ये इसका आंसर होगा थर्ड का B पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे पूछा है केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर। सोप में भी यूज होता है, ग्लास में भी यूज होता है और पेपर में भी यूज होता है। तो आप देखेंगे कि ग्लास, अगर आप पेपर इंडस्ट्री वगैरह में देखें तो कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सभी यूज होते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वॉशिंग सोडा। कहीं ये सोप और आपके पेपर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, लेकिन इन तीनों में जो मेनली यूज होता है वो होता है आपका वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, सही, बिल्कुल सही एग्जांपल होगा कि ग्लास में भी यूज होता है, सोप में भी यूज होता है और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो इसका आंसर होगा 4th नंबर। 4th के बाद हम आते हैं 5th, 6 पर आएंगे। तो सबसे पहले 5th देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब। तो अगर हम आपको यहाँ देखें, अगर आप इसको
PbNO3, लेड नाइट्रेट का मतलब हो गया PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड, दैट इज PbO मिलेगा। उसके बाद मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा O2। तो 3 आपको यहाँ बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट वाले में N2O दिया हुआ है तो ये रॉन्ग होगा, यहाँ पर NO है ये भी रॉन्ग होगा, और यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस एंड O2 है ये भी रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। तो 5th का आंसर रहेगा डी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसमें NO2, PbO और O2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर आप या तो डबल बॉन्ड देखेंगे या फिर आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होने का मतलब है कि उसमें पीछे कहीं इन होना चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है उसमें पीछे आइन होना चाहिए। तो ऐसे ग्रुप इसमें से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ए को देखें, इसमें नाम लिखा प्रोपेन, प्रोपेन लिखते ही ये सैचुरेटेड हो गया, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। दूसरा देखते हैं इथीन, ठीक है, यहां फिर से क्या आ गया प्रोपेन, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सी पर आते हैं तो साइक्लोहेक्सेन है, इसके बाद है मीथेन, मीथेन में भी पीछे एन आ रहा है, ये भी सैचुरेटेड हो गया तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास लास्ट एक ऑप्शन बचता है डी, जिसके अंदर है ब्यूटाइन, मतलब आइन है, ट्रिपल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड एंड प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका सही आंसर होगा डी, 6 का डी ऑप्शन होना चाहिए। 7th क्वेश्चन पर आते हैं। यहां आपसे स्ट्रक्चर पूछी है और घुमा के थोड़ी सी पूछी है कि आपको पूरी स्ट्रक्चर साथ में बना के दी है, लेकिन बड़ा आसान है इसमें ढूंढना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा आपसे गया है कि साइक्लोहेक्सेन का आपको क्या बताना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इन चारों में से कौन सा होगा। तो साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो यहाँ एन आ रहा है, और एन का मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड में ना तो डबल बॉन्ड होगा और ना ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे नहीं, तो अगर आप इसमें देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये भी नहीं होगा, इसमें यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी नहीं होगा, और इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें साइकिल तो बननी चाहिए लेकिन हेक्सेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। इसके बाद आते हैं 8th क्वेश्चन पर। यहां आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट एक या एक से ज्यादा इसमें करेक्ट हो सकते हैं, ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट की प्रोसेस को कुछ 4 स्टेप में दिया हुआ है, आपको बताने हैं कौन से स्टेप इसमें या स्टेटमेंट सही दिए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है राइट ऑट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट ऑट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। राइट ऑट्रियम जो रिसीव करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। बी ऑप्शन पर आते हैं कि लेफ्ट ऑट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑट्रियम से ब्लड वॉल्व ओपन होने के बाद वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में पास होता है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। थर्ड पर आते हैं सी ऑप्शन राइट ऑट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वीना कावा। तो ये भी सही है कि वीना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑट्रियम में पहुंचता है, ना कि लेफ्ट में, तो ये ऑप्शन बी इसका सही है। डी ऑप्शन देखते हैं लेफ्ट ऑट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एरोटा विच सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। लेफ्ट ऑट्रियम नहीं भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल भेजता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका गलत होगा। तो 2 ऑप्शन सही है, बी और सी। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें हमें देखना है बी और सी वाला कौन सा है, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन। इसके बाद 9th क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है जिसमें एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी पर कोई चेंज नहीं हो रहे हैं, सेपरेट है ट्रेट्स। तो शेप और कलर 2 प्रॉपर्टी दे रखी है, शेप और कलर, इसका मतलब ये डाई हाइब्रिड हो गया। तो रेशियो पूछा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन
F2 प्रोजेनी। तो F2 प्रोजेनी के आपको याद किए होंगे आपने 9:3:3 और फिर रेशियो 1। तो इसका ऑप्शन हो गया सी आंसर होगा। ये बिल्कुल सीधे आंसर से है, अगर आपने इनको पढ़ा है टॉपिक को तो इन आंसर में देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। वो जो किसको प्रमोट करता है? सेल डिवीजन को। तो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है कौन? साइटोकिनिन। साइटोकिनिन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो ये भी अगर आपने नाम पढ़े होंगे 4 प्लांट हार्मोन के, तो उसमें इसका मेन काम यही है कि ये किसको प्रमोट करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 अब आपसे पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। तो यहाँ ओजोन जो गैस है उसके बारे में बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन, इसमें भी एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन पूछा गया है, कहा गया है ओजोन इज अ पॉइजनस गैस। तो बिल्कुल सही बात है, जो O3 गैस है वो कैसी होती है? पॉइजनस गैस होती है। ओजोन शील्ड द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो गलत, इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं होते हैं, वो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन इसका गलत है। सी दिया हुआ है, ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये यहां दिया हुआ है कि ओजोन जो है वो एक प्रोडक्ट है यूवी रेडिएशन का, जो एज अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर एक्ट होता है। तो ये सही है ये बात बिल्कुल। और डी है, एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म मोस्ट एसेंशियल फंक्शन। तो ये क्या काम करता है? ये आपका मेन काम करता है कि ये हमारे अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन आ रही है उनको प्रोटेक्ट करके हमें उनसे बचाता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो आपका ए करेक्ट है। अगर ए आप देखें तो बी वाला इसमें रॉन्ग है। तो यहाँ बी आपको दिख रहा है तो ये नहीं होगा, और बी आपको यहां भी दिख रहा है, बी यहां भी नहीं होगा, और बी आपको यहां भी दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ए रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर होगा जिसमें फर्स्ट ए है और सी है। तो फर्स्ट मतलब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसके दोनों सही आंसर में आएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा बी। इसके बाद आ जाते हैं हम 16 क्वेश्चन पर। तो 16 क्वेश्चन देखें तो ये फूड चेन विल मोर एडवांटेजियस इन टर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर फूड चेन की बात करें कि मोर एडवांटेज कब होगी? जब कम से कम ट्रॉपिक लेवल होंगी, जिसमें प्रोड्यूसर हो और प्रोड्यूसर के बाद कोई प्राइमरी हो, तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगी? एनर्जी। तो सीधी सी बात है कि इसको कितनी उसकी जरूरत हो, अगर इसके पास 2 ट्रॉपिक लेवल हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। एक पेज आपका लगता है इधर उधर हो गया है। एक पेज आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो पूछा गया है, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मोर वेरिएशन। जो ऑफ स्प्रिंग मतलब आप कह सकते हैं भाई बहन, ठीक है, जो एक जनरेशन है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मोर वेरिएशन होता है, क्यों? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, अगर हम इनको पढ़ते हैं तो पता चलेगा क्या क्या दिया गया है। जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय मैनी पेरेंट्स। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मैनी पेरेंट्स से, तो मैनी पेरेंट नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंदी प्रोसेस, तो लेंदी प्रोसेस भी नहीं है। जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय 2 इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन, तो ये भी सही है। एंड डीएनए कॉपी, इसका मतलब यहाँ अभी हमें सी ऑप्शन सही लग रहा है। डी में अगर देखें तो डीएनए कॉपी इज नॉट अकम्पेन्ड बाय द क्रिएशन ऑफ सेलुलर एपरेटस, तो ये सेलुलर एपरेटस से नहीं बना होता है, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा केवल सी ऑप्शन की, जो जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूटेड होता है 2 इंडिविजुअल, 2 अलग अलग पेरेंट, एक मेल और एक फीमेल, और वो भी कैसे? सेम स्पीसीज वाले, जिससे क्या बनती है? एक नई जनरेशन। तो जब 2 वेरिएशन होगा ही होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी। इसके बाद देखते हैं 12th क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट इन।
तो एनवायरनमेंट का जो कह सकते हैं डिपेंडेंट हैं, जिसमें कि मेल फीमेल एनवायरनमेंट के पर डिपेंड करता है, वो होते हैं आपके रेप्टाइल्स, स्नेक वगैरह, इन पर रेप्टाइल्स पर एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा रेप्टाइल्स। ठीक है, इसके बाद आपसे यहां पूछा गया है, क्वेश्चन है इन केस ऑफ 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल, 4 वायर आपको दिए हुए हैं जिसका मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब हो गया रेजिस्टिविटी का सेम होना, और जब रेजिस्टिविटी सेम है तो यहां पूछा है द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, किसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर आप यहां देखें कि आपसे पूछा रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम होने का मतलब लेंथ जितनी कम होती चली जाएगी और एरिया जितना बढ़ता चला जाएगा, रेजिस्टेंस उतना ही मिनिमम होगा। तो हमें यहां दो चीजों पर फोकस करना है कि लेंथ तो कम से कम हो, ठीक है, और एरिया ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसा केस हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम, अगर इनको एक एक ऑप्शन को देखें, इस केस में अगर आप यहां देखें तो 4L है, 4L का मतलब लेंथ 4 गुनी है और उसका डायमीटर क्या है 4, 1/4 कम हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद यहां देखें तो यहां लेंथ कितनी है 2L और डायमीटर कितना है 4D, तो डायमीटर को अगर देखें लेंथ के बढ़ने से इस पर इफेक्ट होगा। तो अगर आप देखिए R इज इक्वल टू, रो को हम छोड़ के चलते हैं तो L हो गई 2L और D उसको डायमीटर को 4 बढ़ा दिया है। ठीक, डायमीटर बढ़ाने का मतलब है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/8। अब अगर इस वाले केस में देखें हम B वाले केस में, तो B वाले केस में आपको वैल्यू मिलेगी D/4 मतलब D/16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, D रहेगा नीचे और लेंथ 4 है, 16 × 4 20, ये आपका हो गया 64, तो ये तो कभी नहीं होने वाला, ये 1/8 है। इसकी बात कर लेते हैं तो L लेंथ है और ये हो जाएगा 4 टाइम्स, डायमीटर के बढ़ने से उसका स्क्वायर 1/4 टाइम्स हो जाएगा। और इसको अगर हम देखें तो लेंथ अपॉन 4 का मतलब 4 नीचे जाएगा एंड D/2, और D/2 का मतलब है D तो रहेगा नीचे, Y2 ऊपर जाने का मतलब है ये 2 का स्क्वायर 4, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 1/8 का मतलब है इसका सही आंसर होगा D ऑप्शन, कि इसमें अगर 4D मतलब डायमीटर को आप 4 गुना कर दें और लेंथ को डबल कर दें, उस केस में इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा D ऑप्शन। 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां ये क्वेश्चन CBSE ने इस बार ये बोला भी था कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े स्टूडेंट के लिए थिंकिंग वाले हों, जिनको उनको सोचना पड़े कि हम इनका आंसर किस तरीके से दें। तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है जिसके आंसर के लिए बच्चों को बहुत दिमाग लगाना पड़ा होगा, और उसके बाद भी हो सकता है उनका जो आउटपुट है वो सही आया हो या ना भी आया हो। अब अगर इसको हम देखें तो यहां से वोल्टेज, ये करंट फ्लो हो रही है और इस पॉइंट पर यहां पर वोल्टेज भी है। अब जब वोल्टेज देखते हैं तो इस पॉइंट पर जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इस पॉइंट पर भी होगा, और वही इसी तरीके से जो वोल्टेज यहां पर होगा, अगर मैं इसको मान के चलूं V1 तो ये V कितना होगा V2, और इसको अगर मैं मान के चलता हूं ये V2 है तो ये पॉइंट भी क्या होगा V2। तो यहाँ के वोल्टेज कैसे होंगे आपके, सेम होने वाले हैं। ठीक, जब वोल्टेज जब एक पॉइंट का सेम होता है तो ये केस होता है कि जब आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो वोल्टेज सेम मिलता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कह सकते हैं आउट ऑफ रीच गया होगा कि ये जो 3 वैल्यू आपको दिखने में किसमें लग रही हैं, सीरीज में, पर ये सीरीज में नहीं है। वो इसकी वजह से कि जो एम्प्टी वायर लगा हुआ है इनकी वजह से वोल्टेज यहाँ कैसा मिल रहा है, सेम। और वोल्टेज सेम मिलने का मतलब है कि ये तीनों आपस में किसमें कनेक्टेड हैं। अगर मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की बात करूं तो इसके बीच में ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो जो पहला पॉइंट है वो है आपका 2, फिर है 3 और फिर है 6। देन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इनको सॉल्व करेंगे अगर एलसीएम को तो 6, 2 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 6/6, और आंसर आएगा इसका 1 ओम।
तो हो सकता है किसी किसी बच्चे ने अगर तुक्का लगाया हो तो सही करके आए हो, और किसी ने अगर ये प्रोसेस अपनाई हो कि वोल्टेज इन पॉइंट पर सेम रहने वाला है, और वोल्टेज सेम होने का मतलब है कि ये तीनों आपस में पैरेलल में होंगे, तो इसका आंसर होगा 1 ओम। तो यहां तक हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं आपके MCQ 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं एसर्शन और रीजन। तो जो क्वेश्चन नंबर है वो यहाँ आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एसर्शन में दिया हुआ है कि रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड। तो सही बात है कि रेड सिग्नल को व्हीकल्स को रोकने के लिए यूज किया जाता है। रीजन दिया हुआ है कि रेड कलर लाइट इज स्कैटर द मोस्ट सो एज टू विजिबल फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस। तो गलत बात है, स्कैटर मोस्ट नहीं होता, स्कैटर लीस्ट होता है। तो इसका रीजन गलत है और एसर्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो देख लेते हैं कि यहाँ एसर्शन जिसमें ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन। तो इसका फर्स्ट जो आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 17 का आंसर होगा आपका सी। इनको मैं एक साथ यहां लिख लेता हूं। 17 का आंसर सी होगा। 18 देखते हैं, एसर्शन ए पीस ऑफ जिंक मेटल गेट रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम। कि जिंक मेटल को किस में रखा गया है, जिंक मेटल रेडिश ब्राउन हो जाता है जब इसको किसमें रखा गया है, CuSO4 के सॉल्यूशन में। तो Cu जो है वो Zn से रिएक्टिविटी में नीचे आता है, तो जिंक इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा ZnSO4 प्लस Cu। तो ये चीज तो सही है। अब रीजन क्या लिखा है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक। तो ये चीज गलत दी हुई है, कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, जबकि जिंक कॉपर से रिएक्टिव होता है। तो इसका भी आंसर होगा सी, क्योंकि रीजन गलत है और एसर्शन सही है। 19 पर आते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकल सिमिलर टू द पेरेंट्स। जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जेनेटिकल सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। सही बात है, जेनेटिकल सेम होते हैं। रीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट। जो एसेक्सुअल होता है उसमें सिंगल पेरेंट होता है। सिंगल पेरेंट होने की वजह से ही वो कैसे होते हैं, जेनेटिकल भी सेम होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। रीजन यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होने की वजह से वो जेनेटिकल कैसे होते हैं, सेम होते हैं अपने पेरेंट्स के। 20 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रोड्यूसर आर कैपेबल ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड अवेलेबल इन अ इकोसिस्टम। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सनलाइट से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो मेक फूड। तो ये बात सही है कि उनका यही काम है कि वो एनर्जी को, लाइट को स्टोर करें और क्या बनाएं, अपना खाना बनाएं। रीजन क्या दिया हुआ है कि ऑल फूड चेन इन अ इकोसिस्टम स्टार्ट विद प्रोड्यूसर। ये भी बात सही है, लेकिन इन दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। तो ये हमारे 20 MCQ जिसमें कि एसर्शन, रीजन और MCQ सॉल्व हो जाते हैं। अब करेंगे हम 2 मार्क्स वाले